अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करूंगा। आवाज़ मेरी थोड़ी सी आपको चेंज नज़र आ रही है, गला थोड़ा सा पकड़ा हुआ है। बहरहाल क्रिप्टो मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं। बीटीसी और इथेरियम और मार्केट ने कल थोड़ा सा डिप लिया, लेकिन उसके बाद दोबारा वो जो सपोर्ट लेवल थे, की सपोर्ट लेवल, उनसे उनके ऊपर बीटीसी की प्राइस और इथेरियम की प्राइस ट्रेड हो रही है। कल मैंने आपको बताया था कि बीटीसी की प्राइस जो है ये वाली 26,700 की प्राइस सपोर्ट है, और अगर ये ब्रेक होती है तो बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट जो है वो 25,300 है। मैंने कल एक चार्ट के ज़रिए आपको बताया था कि बीटीसी की प्राइस 25,000 की रेंज में अच्छे खासे बाय ऑर्डर हैं, लेकिन हुआ क्या कि एक बड़ी सी विक बनी, प्राइस फिर दोबारा अब इसकी जो सपोर्ट लेवल है 26,700 उसके ऊपर ट्रेड हो रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नो जब आप वॉच कर रहे होंगे बीटीसी की प्राइस किस रेंज में ट्रेड हो रही होगी। इसी तरह इथेरियम का मैं एक ट्रेडर, एक एक्सपर्ट है जिसके ट्विटर पे कोई 5 लाख 6 लाख फॉलोअर्स हैं। उसका मानना यह है कि इथेरियम की प्राइस जो है अब चूँकि उसकी स्टेकिंग में इजाफा होता जा रहा है, और उस वजह से वो उसकी ओपिनियन के मुताबिक इथेरियम की प्राइस $2400 को टच करेगी, जो कि पिछले साल मई 2022 में थी। लेकिन उसका मानना यह है कि इथेरियम एक बार नीचे आएगा 1600 की रेंज में, लोएस्ट जो उसकी रेंज है। लेकिन मेरी नज़र में जो प्राइस बनती है जिसको दोबारा रीटेस्ट करके इथेरियम की प्राइस बकौल उस ट्रेडर के $2400 तक जा सकती है, वो ये रेंज है, तकरीबन $1650 की प्राइस बनती है। एंड मुमकिन है, वैसे तो ये जो सपोर्ट मैंने कल आपके साथ ड्रा करके आपको बताई थी $1790 की, इधर भी बीटीसी की प्राइस की तरह इधर भी एक बड़ी सी विक बनी है और प्राइस ऊपर ट्रेड हो रही है सपोर्ट के ऊपर, और इस वक्त प्राइस जो है थोड़ा सा दोबारा इस सपोर्ट के बिल्कुल पास है, और एंड मुमकिन है ट्रेडर्स की ओपिनियन के मुताबिक 1650 या 1600 तक टच करके तो फिर दोबारा रिकवरी की तरफ जाए। अच्छा, एक बड़ी हार्ड डिबेट क्रिप्टो कम्युनिटी में दोबारा चल रही है। सन 2017 में भी इस तरह का एक वाक़या हुआ था, एक इस तरह की ब्लॉक स्पेस के हवाले से डिबेट हुई थी, लेकिन उसके बाद बिटकॉइन का हार्ड फोर्क हुआ था। बिटकॉइन के दो पॉपुलर वर्जन, बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन सतोशी वर्जन, वो डिवाइड हुए थे। वो आर्टिकल पढ़ा, मैंने सोचा उस हवाले से मैं आप लोगों को भी आगाह करता हूँ। जितना मैंने लर्न किया है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वाक़तन ये जो हार्ड डिबेट चल रही है बिटकॉइन के मैक्सिमलिस्ट जिन्होंने लेज़र आइज़ लगाई होती हैं वर्सेस ये जो जेपैग क्रेज़ है बिटकॉइन कम्युनिटी में, ऑर्डिनल्स और ये BRC20 टोकन्स का, अब क्रिप्टो का ये जो BTC की कम्युनिटी है ये अगेन डिवाइड हो गई है, अच्छा खासा डिवाइड है इनमें। अब अगर BTC की प्राइस एक और हार्ड फोक हो जाता है, क्योंकि BTC के जो कोड डेवलपर्स हैं वो उनकी ओपिनियन के मुताबिक हमें दोबारा ये जो टैप रूट वाला सिस्टम है जिसके बाद ये ऑर्डिनल्स और BRC20 इन्होंने जन्म लिया, हमें इसको फिल्ट्रेशन, स्पैम फिल्ट्रेशन लगा के इनको नॉकआउट कर देना चाहिए। अगर ये डिबेट मज़ीद हार्ट होती है, मज़ीद हाइप क्रिएट होती है, तो ऐन मुमकिन है BTC का एक और हार्ड फोक हो जाए। एक हार्ड फोक जैसे बिटकॉइन कैश की तरह, जैसे बिटकॉइन सतोशी नाकामोतो की तरह एक अलग से बिटकॉइन की कम्युनिटी अपने आप को सेपरेट कर लेती है, इसी तरह ऑर्डिनल्स और BRC20 की कम्युनिटी अलग, और जो पुराने बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट हैं जो अभी तक विन करते आ रहे हैं, जितने बिटकॉइन के ऊपर हार्ड फोर्क हो रहे हैं, वो हार्ड फोर्क बाद में वक्ती तौर पे उसको बूम आता है, नया जो वर्जन बनता है BTC का, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टर जो है दोबारा मेन बिटकॉइन की तरफ आ जाता है, और बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट ऑलवेज विन। इसमें सिचुएशन दो है, एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि इन केस के अगर हार्ड फोर्क हो भी जाता है तो बिटकॉइन की जो मेन पुराना वर्जन है वो वुड ऑलवेज विन, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला साजी करनी है। दूसरा, इस इवेंट से जो नई चेन बनती है उस नई चेन के बनने पे उतने ही टोकन आपको दोबारा मिलेंगे जितने के पुराने आपकी चेन के ऊपर है। मिसाल के तौर पर अगर BTC की चेन में आपके पास 10 इथेरियम पड़ा हुआ है, और अगर बिटकॉइन का एक नया हार्ड फोर्क हो जाता है जिसमें वो ऑर्डिनल्स और इंस्क्रिप्शंस और BRC20 जो टोकन स्टैंडर्ड है वो एक अलग चेन बन जाती है, तो 10 BTC आपको उस चेन में भी मिलेंगे। उनकी वैल्यू क्या होगी नोबडी नोज, ये डिपेंड करता है किस तरह जो बिटकॉइन कैश 2017 में हुआ था। अच्छा, ये ब्लॉक स्पेस की वॉर है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको, ब्लॉक स्पेस क्या चीज़ है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये क्रिप्टो करेंसीज के पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन, यानी आप इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स की सूरत में महफूज करते जाते हैं। आप ट्रांजैक्शंस जितनी करते हैं उसको एक ब्लॉक में ऐड करते हैं, और उस ब्लॉक को पीछे जो
ब्लॉक्स का डाटा पड़ा हुआ है, जो हिस्ट्री है सारी, लेजर कह लें उसको, खाता कह लें, उसमें जाके नए ब्लॉक को ऐड कर देते हैं। ब्लॉक स्पेस ही की वॉर थी 2017 में। 2017 में बिटकॉइन कम्युनिटी डिवाइड थी कि यार ये जो पुराना बिटकॉइन है इसकी ब्लॉक स्पेस बहुत कम है, अगर हम इसकी ब्लॉक स्पेस को बढ़ा दें वो 1 MB से, अगर हम 10 MB या मतलब इससे जितनी ज़्यादा हम ब्लॉक स्पेस कर देंगे उतनी ज़्यादा एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शंस आएंगी, और जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आएंगी उतना ही हमें जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो एक ब्लॉक को माइन करने में जो हम ब्लॉक माइनर को रिवॉर्ड देते हैं, वो रिवार्ड जो है वो मतलब कम से कम रिवार्ड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन प्रोसेस होंगी। लेकिन हार्डकोर जो बिटकॉइनर्स हैं उन्होंने अपोज किया, और इस वक्त हार्डकोर बिटकॉइनर ही विन करते जा रहे हैं। और यही डिबेट, अच्छा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये डिबेट जो है अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि बिटकॉइन का हार्ड फोर्क हो, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने सोचा कि इस हवाले से डिबेट हो रही है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूं कि आप भी मेंटली रेडी रहें, अगर ऐसा हो तो आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये हार्ड डिबेट क्यों डिस्कस करना ज़रूरी थी, इस वक्त जो अनकन्फर्म जो ट्रांजैक्शंस हैं, यानी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस एक मेमोरी पूल होता है, वहाँ पे सारी इकट्ठी होती रहती हैं। माइनर्स क्या करते हैं, उस मेमोरी पूल से ट्रांजैक्शंस उठाते हैं, कोई 1000, 1500, 3000, 4500 तक ट्रांजैक्शंस वहाँ से उठाते हैं, एक ब्लॉक में ऐड करते हैं और उसकी ब्लॉक को कंप्यूटेशनल पावर के ज़रिए उसका नंस जो एक लेवल होता है वो हैशिंग करते हैं, और हैशिंग करके उसको ब्लॉक को ऐड कर देते हैं। वो जो मेमोरी पूल में इस वक्त ट्रांजैक्शंस हैं 2 लाख 3 लाख के ऊपर पहुंची हुई हैं। ये ऑर्डिनल्स और इंस्क्रिप्शंस और BRC-20 स्टैंडर्ड की बहस से पहले मेमोरी पूल में इतनी ज़्यादा पेंडिंग ट्रांजैक्शंस नहीं थी। अब ये ट्रांजैक्शन पेंडिंग होने का नुकसान क्या हो रहा है, बिटकॉइनर्स जो हैं, जो हार्ड बिटकॉइनर्स हैं या बिटकॉइन मैक्सीज हैं, वो कहते हैं जी इससे माइनर्स जो हैं वो लालची हो जाते हैं। माइनर्स क्या करेंगे, ये 3 लाख जो ट्रांजैक्शंस मेमोरी पूल में पड़ी हुई हैं, माइनर सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को उठाएंगे जिन ट्रांजैक्शन की फ़ीस ट्रांजैक्शन वालों ने ज़्यादा रखी होगी। जो लो फीस वाले होंगे माइनर्स, उनकी ट्रांजैक्शन प्रोसेस ही नहीं करेंगे। जब वो प्रोसेस नहीं करेंगे तो पीछे बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा। तो ये जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए ये रिस्की एक्टिविटी है जो कुछ भी हो रहा है। NFTs ये जो BTC के ऊपर बनने हैं या BRC-20 टोकन बनने हैं जिनकी अच्छी खासी ट्रेड हो रही है पिछले चंद हफ्तों से, 2-3 हफ्तों से, तो ये डिबेट जो है इस वक्त हाईली जो है हीटअप होती जा रही है। इस हवाले से मैंने सोचा मैं आपको आगाह करूं, ठीक है, ताकि आप मेंटली रेडी रहें। बाइनांस के हवाले से एक बड़ी न्यूज़ है, शायद इसी वजह से मार्केट ने एक बड़ा डिप लिया। बाइनांस अपने ऑपरेशंस कनाडा से वो शट डाउन करने जा रहा है। क्या वजूहत हैं, कल बाइनांस ने अनाउंस किया कि हम लोग जो है अपनी सर्विसेज कैनेडियन यूज़र्स के लिए टर्मिनेट करने जा रहे हैं, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं जो बाइनांस एक्सचेंज को प्रोवाइड की हैं वो हमें सूटेबल नहीं है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो यार कॉन्फिडेंस, हमें पूरा यकीन है कि किसी ना किसी दिन हम दोबारा जो है, जब कनाडा की मार्केट हमारे लिए सूटेबल होगी तो हम दोबारा आप लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दूसरा, कनाडा के जो अथॉरिटी है, कैनेडियन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स, उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंज यानी एक्सचेंजेस सारी इंक्लूडिंग बाइनांस को कहा कि आपके जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उसको आप सेग्रीगेट करें, लोकल क्लाइंट जो है हमारे कैनेडियन, उनको दूसरे क्लाइंट से उनके एसेट्स को अलग करें, और इम्पोज बैन और मार्जिन, आप ये जो लेवरेज ट्रेडिंग, उधार ट्रेडिंग करते हैं उसके ऊपर भी वो थोड़ा सा बैन लगाने जा रहे हैं। तो जिस वजह ज़ाहिरी बात है ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस का मेन सोर्स ऑफ इनकम वो फ्यूचर ट्रेडिंग है, लेवरेज ट्रेडिंग है, और इस वक्त जितनी भी क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग होती है मोर देन 70% होती ही फ्यूचर मार्केट के अंदर है। तो अगर यही मार्केट एक्सचेंज से आप मना कर देंगे एक्सचेंज को, तो एक्सचेंज का रेवेन्यू कहाँ से आएगा। तो इसी वजह, और वैसे भी आजकल बाइनांस, कॉइनबेस, इन सब का रुझान है ये UAE या दीगर क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज़ में, वहाँ पे वो जाके वर्कआउट कर रहे हैं। और कैनेडियन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद है ये जो इंसॉल्वेंसी हुई है पिछले साल में, जो बैंक्रप्सीज हुई हैं क्रिप्टो मार्केट में, इस हवाले से वो अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉइनबेस जी, अब कॉइनबेस ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है। कॉइनबेस ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल एक सेटअप कर रहा है जिसमें ओबियसली पॉलिटिशियंस को वो ऐड कर रहे हैं, साबका जो सेनेटर्स हैं, जो हाउस ऑफ कांग्रेस मैन हैं, जो साबका
पॉलिटिशियन की एक एडवाइजरी काउंसिल बना रहे हैं ताकि वो इनको भी गाइड करें कि कैसे रेगुलेटरी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलके ये क्रिप्टो को जो है सर्वाइव किया जा सकता है अमेरिका के अंदर। इसके अलावा अमेरिका की ऑलरेडी बॉडीज़ हैं, जो बंदे हैं उन्होंने ऐड किए हैं। फार्मर सेनेटर हैं पैट्रिक टोमे, फार्मर कांग्रेसमैन टिम रयान, अब मैं माफ़ कीजिएगा अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस नहीं कर रहा, क्रिस लेहाने, इसी तरह ये वो सारे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ इनकी और कोइनबेस ने बॉडीज़ बनाई हुई हैं जिसमें फॉर्मर SEC चेयरमैन भी था जे क्लेटन, वो इनकी बॉडी का हिस्सा है। फिर CIA का जनरल साहब का, वो भी इनकी एक बॉडी का हिस्सा है। तो कोइनबेस अपनी लॉबिंग करने की पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने अमेरिका से ऑपरेशंस वगैरह शट डाउन ना करे। कल 14 मई है और कल टर्की में इलेक्शन हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल। मैं पोलिंग चेक कर रहा था कि तैयब उर्दगान हमारे जो पाकिस्तान में बहुत मकबूल शख्सियत हैं टर्की की सियासतदानों में, उनकी क्या रैंकिंग आ रही है। तो उनकी रैंकिंग फ़िलहाल डाउन है। जो इनके मद्दे मुकाबल है ये कमाल, पता नहीं इनका नाम भी मैं सही बोल पाऊँगा कि नहीं, कमाल किली दरागलू, ये जो हैं लीड कर रहे हैं। इनकी जो इस वक्त पोल हैं, पोल के मतलब 48.9% इनकी पॉपुलैरिटी है, जबकि तैयब उर्दगान की 43.2% है। अब एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर आपको इस न्यूज़ का क्या ताल्लुक़ है? ये जो कमाल साहब हैं इनको बिटकॉइन और क्रिप्टो फ्रेंडली प्रेसिडेंट्स समझा जा रहा है। और तैयब उर्दगान के हवाले से ऑलरेडी 2021 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भाई हमारी क्रिप्टो के साथ वॉर है। फिर उसके बाद 2021 में पहले ये स्टेटमेंट दी, फिर 2022 में पिछला साल जो है उस साल पता चला कि टर्किश गवर्नमेंट जो है वो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से या इस मार्केट को वेलकम करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसका मार्केट के ऊपर ओबियसली इम्पैक्ट होगा। अगर तो कमाल विन कर जाते हैं तो उसके बाद वो क्रिप्टो फ्रेंडली अप्रोच के साथ किस तरह की रेगुलेशंस लाते हैं जिससे टर्की के अंदर और क्रिप्टो मार्केट की अडॉप्शन बढ़ती है, तो उससे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट। ये मेरी नज़र में एक बुलिश न्यूज़ थी। अच्छा जी, XRP के इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज़ है कि XRP लेजर जो है ऑटोमेटिक मार्केट मेकर्स फाइनली, यानी ये जो आपको इथेरियम के ऊपर आपको डेक्सेस नज़र आते हैं, बाइनांस स्मार्ट चेन के जितने ये लेयर 1 चेन है सिवाय BTC को छोड़ के, जितनी चेन्स के ऊपर आपको डेक्सेस नज़र आते हैं, अब XRP लेजर भी अपना ऑटोमेटिक मार्केट मेकर जो है वो ला रहा है। अगर ऐसा होगा तो ये XRP इन्वेस्टर के लिए ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ऑटोमेटिक मार्केट मेकर होता क्या है मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मली जब कभी आप ये एक्सचेंजेस पे जाके ट्रेड लगाते हैं तो उन एक्सचेंजेस पे ऑर्डर बुक होती है जहाँ पे बायर्स और सेलर अपने अपने लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। अब BTC की प्राइस है, मिसाल के तौर पे BTC की प्राइस इस वक्त ट्रेड हो रही है गालबन अगर 26,000 पे ट्रेड हो रही है, तो मैं BTC 25,000 पे बाय करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा उस ट्रेड पे जाके 25,000 का बाय ऑर्डर लगा दूंगा। मेरा बाय ऑर्डर उनकी ऑर्डर बुक में जाके वहाँ पे खड़ा हो जाएगा। अनटिल अनलेस प्राइस जो है दोबारा 25,000 की रेंज में नहीं जाती, मेरा ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा। ऑटोमेटिक मार्केट मेकर में क्या होता है कि इन्वेस्टर, ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं डेक्सेज जिनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बोलते हैं, इनमें जो मार्केट मेकिंग होती है ये यूज़र्स करते हैं, इन्वेस्टर्स करते हैं, जबकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जिन पे आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, जो ऑर्डर बुक होती है वहाँ पे जो एक्सचेंज होती है वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। जबकि ऑटोमेटिक मार्केट मेकर में क्या होता है कि यूज़र्स वो एक्सचेंज अपना एक पूल क्रिएट करता है, उस पूल के अंदर यूज़र्स अपनी लिक्विडिटी ऐड करते हैं, अपने अपने एसेट्स ऐड करते हैं। तो जब भी उस पूल के अंदर जब कोई यूज़र अपना एक टोकन दे के दूसरा टोकन लेता है, तो पीछे जिस इन्वेस्टर ने पूल में फंड्स ऐड किए हैं, पूल्स में लिक्विडिटी ऐड किया, वो ट्रांजैक्शन फीस जो है वो अर्न करता है। तो अगर XRP में ऐसा होता है तो मेरी नज़र में ये XRP के लिए बुलिश न्यूज़ है। पेपे को मैं देख रहा था, लोग बाज नहीं आ रहे। पेपे की प्राइस कल मैंने आपको बताया था कि इसकी हाइप ख़त्म हो गई है, उसके बाद फिर पेपे की प्राइस जो है वो पंप हो रही है। प्लीज़ डोंट फॉल फॉर इट। मेरी नज़र में पेपे की प्राइस अभी भी अपनी सपोर्ट प्राइस ढूंढ रही है, एक ख़ास प्राइस पे जाके फिर उसके बाद आपको साइड वेज मूव होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी पेपे में इन्वेस्टमेंट की है तो अपने प्राइस के क्लोजेस्ट प्राइस पे आप मार्केट से आउट हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट में अच्छा कार्डानो के हवाले से कल जो मैंने आपको अपडेट किया था हाइड्रा के हवाले से, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी जैसे इथेरियम का लेयर 2 सिस्टम है, इसी तरह ये भी कार्डानो का लेयर 2 सिस्टम है। और
इस वक्त कार्डानो की कम्युनिटी में डिबेट चल रही है कि इसके बाद कार्डानो की ट्रांजैक्शन स्पीड 1 मिलियन पर सेकंड तक जा सकती है। हालांकि इसके जो डेवलपर्स हैं वो कह रहे हैं कि हकीकत के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है, वो नहीं समझते कि कार्डानो की प्राइस 1 मिलियन पर ट्रांजैक्शन तक जा सकती है। बहरहाल ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट थी। मैं समझता हूँ कि इसके बाद कार्डानो की प्राइस जो है आने वाले वक्त में अगर मार्केट बुलिश होती है तो ये कार्डानो की प्राइस के लिए एक बुलिश कैटलिस्ट हो सकता है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।